वेलकम टू द रिकॉर्डेड सेशन ऑफ टीचर सेल्फ ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट क्लास बिहेवियर्स की। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक टीचर के लिए बिहेवियर्स को समझना क्यों जरूरी है, और उसके लिए हम समझेंगे बिहेवियर और हैबिट को। बिहेवियर वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जो आपका स्टूडेंट एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में देता है, और हैबिट रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं और आपके सभी स्टूडेंट्स जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, और उनमें से आपका एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे कुछ आंसर्स नहीं आते, तो वो क्या करता है, किसी दूसरे बच्चे की कॉपी कर लेता है। ये एक बिहेवियर था जो उसने एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में शो किया, उसको जो ठीक लगा उसने किया। लेकिन जब वो बार बार कॉपी करेगा, बार बार चीटिंग करेगा, तो उसका यही बिहेवियर उसकी हैबिट बन जाएगी। तो इसलिए बिहेवियर को स्टडी करना जरूरी है, ताकि पहले ही हम बिहेवियर के ऊपर वर्क करके उस बिहेवियर को हैबिट में तब्दील ना होने दें। और हैबिट को चेंज करना थोड़ा सा टफ है। वैसे तो बिहेवियर को भी चेंज करना इतना इजी नहीं है, लेकिन हैबिट से थोड़ा सा इजी है। तो इसीलिए बिहेवियर के ऊपर काम करके उसको हम समझ सकते हैं, और वो टीचर के लिए और स्टूडेंट दोनों के लिए ही वो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो दे सकता है। तो आइए बात करते हैं डिफरेंट क्लास बिहेवियर्स की। सबसे पहला जो आपका बिहेवियर पाया जाता है क्लास में, वो तो है नॉर्मल बच्चे। जो आप सिखा रहे हैं वो सीख रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं वो दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चे क्लास की स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास की स्मूथ फंक्शनिंग जो है उसमें कहीं ना कहीं वो रुकावट बनते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से डिफरेंट बिहेवियर हैं जिनको हमें जानना और उनके बारे में अवेयर होना, उनके बारे में स्टडी करना जरूरी है, ताकि हमारी स्कूल की जो क्लास फंक्शनिंग है वो और स्मूथली चल सके, और वो बच्चे भी बाकी बच्चों के साथ आराम से स्टडीज जो है वो कर सके। तो आइए सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहला बिहेवियर है वो है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर। लर्निंग डिसऑर्डर ये वो बच्चे हैं जिन्हें लैंग्वेज सीखने में, लिखने में, किसी चीज को पढ़ने में, मैथ्स को समझने में, लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम आती है। और इन बच्चों की अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इंटेलिजेंस एक अलग चीज है, हाँ ये इंटेलिजेंट नहीं होते, पर ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इसी वजह से इनको आर्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, सिंगिंग, ऐसी जो चीजें हैं, पेंटिंग, ये चीजें इनको बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। लेकिन जब इनको पढ़ने के लिए कहा जाता है तो ये उससे जी चुराते हैं, और अवेयरनेस ना होने की वजह से कई बार टीचर या पेरेंट ये सोचता है कि ये बाकी चीजें तो अच्छे से कर रहा है तो पढ़ नहीं रहा, तो शायद ये जानबूझ के कर रहा है। पर ऐसा नहीं होता है। वो पढ़ इसलिए नहीं हो रहे होते क्योंकि उनको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही होती है। इनकी अच्छी बात यह है कि अगर आप थोड़ी सी कुछ टेक्निक्स अपनाएंगे डिफरेंट, उससे ये बच्चे जो हैं एकदम से सीखना शुरू कर जाते हैं। इनको सिखाना इतना भी मुश्किल नहीं होता, इनको सीखना शुरू कर जाते हैं, बशर्ते लर्निंग डिसेबिलिटी को अर्ली स्टेजेस पर डिस्कवर कर लिया जाए। और वही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको डिस्कवर ही नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता अवेयरनेस की कमी की वजह से। कि टीचर और पेरेंट दोनों को ये लगता है कि बाकी चीजें तो ये कर रहे हैं, ये पढ़ नहीं रहे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे आगे तो चलते जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में, कहीं ना कहीं इनके ब्रेन में गैप्स जो हैं वो रहना शुरू हो जाती हैं, जो धीरे 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 प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप थोड़ी सी कोशिश से आप इन बच्चों को सिखा सकते हैं, अपनी पढ़ाने का तरीका बदल के डिफरेंट और टेक्निक से, मेथड से आप इनको सिखा सकते हैं। और बुरी बात इनकी ये है कि इनको डिस्कवर ही जल्दी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह ही ये लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बाकी चीजें कर रहे होते हैं। तो इसीलिए टीचर को लगता है कि तो नॉर्मल है, ये पढ़ ही नहीं रहा, शायद ये पढ़ना ही नहीं चाहता, पर ऐसा नहीं होता। तो लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास
जो बिहेवियर की कैटेगरी है वो है नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी। नॉन वर्बल, ये वो बच्चे होते हैं जो अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनकी फील, ये क्या कहना चाहते हैं, इनके फेस, जो उनका फेस का एक्सप्रेशन है उसके साथ मैच ही नहीं करता। हो सकता है ये हंस रहे हो लेकिन अंदर से ये कहना कुछ और चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि ये हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। इनका जो फेस एक्सप्रेशन होता है इनके थॉट्स के साथ मैच नहीं करता। आमतौर पे बच्चे जब जिद करते हैं तो वो जिद ही शो करते हैं, अगर उनको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा ही शो करते हैं, पर इनका जो है ये उसके साथ इनका बिहेवियर, इमोशन, क्रिएशन, फीलिंग, इनके बिहेवियर के साथ, इनके रिएक्शन के साथ मैच नहीं होता। ये कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और रहे होते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, कर ये कुछ और रहे होते हैं। इसलिए ऐसे बिहेवियर को भी समझना थोड़ा सा टफ होता है टीचर के लिए। अगर इस तरह का कोई बिहेवियर आपकी क्लास में है तो उसको भी समझना जरूरी है। नेक्स्ट बिहेवियर है हमारे पास ऑटिज्म। ऑटिज्म, ऑटिस्टिक स्टूडेंट। कई बार हम जब बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की तो हमें ऐसा आंसर आता है कि हाँ वही बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे, एडीएचडी बच्चे। नहीं, ये चीज याद रखिए, ऑटिस्टिक अलग है, लर्निंग डिसेबिलिटी अलग चीज है, एडीएचडी अलग है, ये सब चीजें अलग हैं। ऑटिज्म और लर्निंग डिसेबिलिटी को कुछ लोग मिक्स कर देते हैं, पर ये मिक्सचर नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी की नीड्स डिफरेंट है, ऑटिज्म एक डिफरेंट चीज है। ऑटिस्टिक बच्चों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत जल्दी पहचाने जा सकते हैं, वेरी अर्ली चाइल्डहुड में ही इनको पहचाना जा सकता है, जबकि लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ ऐसा नहीं है, वो पहचाने नहीं जाते हैं और वो ठीक लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों की अच्छी बात है कि अर्ली चाइल्डहुड में ही आप इनको पहचान सकते हैं। इन बच्चों का सोशली, इमोशनली, एकेडमिक तीनों ही एरिया में ये पुअर होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं। नेक्स्ट जो ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे स्पीच जल्दी से बोलना नहीं शुरू करते हैं, इन्हें बोलने में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ये इमोशनली भी अनस्टेबल होते हैं। उसके साथ साथ ये इन इमोशनली अनस्टेबल होने की वजह से इन बच्चों का कहीं ना कहीं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है। अच्छी बात इनकी ये है कि ये बच्चे जल्दी पहचाने जा सकते हैं और जल्दी इन पे काम जो है वो शुरू हो सकता है, लेकिन इन बच्चों को ऑल द लाइफ टाइम बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चों के साथ डील करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो है अपनाया जाना चाहिए क्लास में। तो डिफरेंट बिहेवियर जो है ये शो करते हैं, उसको भी स्टडी करना जरूरी है। नेक्स्ट बिहेवियर हमारे पास जो क्लास में आता है वो है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा कि ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है। अब इस बिहेवियर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बच्चे सीख सकते हैं, दे कैन लर्न। इन्हें कुछ भी सिखाया जाए ये सीख जाते हैं, इन्हें सिखाया जा सकता है। लेकिन बुरी बात यह है कि उस सीखने का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, जिसकी वजह से एक टीचर को बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है इनको सिखाने के लिए। और एक नॉर्मल क्लासरूम में ये कई बार मुश्किल हो जाता है कि एक ही बच्चे को, अगर 30 बच्चों की क्लास है तो एक ही बच्चे को इतना ज्यादा टाइम देना टीचर के लिए भी कई बार मुश्किल होता है। तो इन बच्चों की यही मुश्किल है कि इनको टाइम चाहिए। अगर आप इनको टाइम दे पा रहे हैं, अगर आप इनको एक ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं आप इनको, तो ये धीरे 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 स्टेप करते करते चीजें सीख जाते हैं। मेंटली रिटार्डेशन की अच्छी बात यह है कि वो सीख सकते हैं, और बुरी बात यह है कि इनको बहुत ज्यादा वक्त चाहिए होता है कोई भी चीज सीखने के लिए। लेकिन अच्छी बात फिर से यही कि ये सीख जाते हैं, एटलीस्ट ये सीख जाते हैं। नेक्स्ट बिहेवियर जो हमें क्लास में मिलता है वो है
इमोशनली या इमोशनल डिस्टर्ब स्टूडेंट्स या इमोशनली डिस्टर्बेंस, नाम से पता चल रहा है कि ये इमोशनली अनस्टेबल है। एकदम से रो देंगे, एकदम से खुश हो जाएंगे, कोई भी इमोशनल बिहेवियर जो है, कभी नाराज हो जाएंगे। यूजुअली ये बच्चे अनहैप्पी रहते हैं, जल्दी से खुश किसी बात पे ये नहीं होते हैं। कोई भी आप इनको चीज दे दीजिए या कोई भी आप इनके साथ कुछ भी ऐसा इनको मोटिवेट करने के लिए करेंगे तो ये ज्यादा जल्दी से खुश नहीं होते। इनको खुश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है, एक वर्ड है सेटिस्फाइड, वो डिफरेंट चीज है। आप सेटिस्फेक्शन को और इसको जल्दी खुश हो जाने को एक मिक्स ना कर दीजिएगा। बच्चे सेटिस्फाइड होना एक अलग चीज है, पर ये अनहैप्पी बच्चे हैं, ये जल्दी से खुश नहीं होते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन में जाने का खतरा इन बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये खुशी नहीं हो पाते हैं। जब खुशी नहीं होंगे तो नेचुरली ये डिप्रेशन में इनका जाने का खतरा जो है बहुत ज्यादा होता है। तो इमोशनली जो डिस्टर्ब बच्चे होते हैं, इनकी एक और बुरी बात होती है कि ये बच्चे जब अपने पेयर ग्रुप के साथ होते हैं या अपने सिबलिंग्स के साथ होते हैं तो ये उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते, तो वो भी इनके लिए एक प्रॉब्लम है। और उससे भी बुरी बात ये होती है इन बच्चों की कि जब ये बड़ों के कांटेक्ट में आते हैं, अपने टीचर्स, पेरेंट्स या नेबर में कोई आंटी अंकल, सोशल गैदरिंग, उस तरह की सिचुएशन में ये बच्चे डरते हैं। ये फियर इमोशन जो है शो करते हैं। ये बड़ों से डर के रहते हैं और छोटों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है उसको डेवलप नहीं कर पाते। अब आप समझ सकते हैं कि ये भी बच्चे कितनी प्रॉब्लम में हैं कि छोटों को ये अपनी बात कहना नहीं चाहते और बड़ों से ये बात कह नहीं सकते। तो इस तरह के जो इमोशनली डिस्टर्ब, उसका डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं और लेकिन उसको भी समझना जरूरी है। लेकिन इन बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। तो नेक्स्ट जो बिहेवियर हमारी क्लास में जो हमें पाया जाता है वो है मल्टीपल डिसऑर्डर। मल्टीपल डिसऑर्डर या मल्टीपल डिसेबिलिटीज। हो सकता है कोई बच्चा जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी हो, उसके साथ साथ वो इमोशनली डिस्टर्ब भी हो, और ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी हो उसे सुनाई नहीं देता हो, मतलब मल्टीपल उसको डिसेबिलिटीज हो। और ये और भी ज्यादा फिर खतरनाक है कि उसे बच्चे को मल्टीपल डिसेबिलिटीज, एक तो उसको समझ नहीं आ रही और उसको सुनाई भी नहीं दे रहा, उसको प्रॉपरली ब्लैक बोर्ड दिखाई भी नहीं दे रहा। तो इस तरह का जो मल्टीपल डिसऑर्डर है, इसको भी हमें ऑब्जर्व करना जो है वो क्लास में जरूरी है। इस तरह का बिहेवियर भी हमारी क्लासेस में पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा बिहेवियर है ADHD, इसकी फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिएंट हाइपर डिसऑर्डर। ADHD बच्चे, इनको भी पहचानना बहुत आसान है। ये बच्चे एक जगह पे आराम से नहीं बैठ सकते। वैसे यूजुअली तो सभी बच्चे एक जगह पे आराम से नहीं बैठ सकते, लेकिन इनका अटेंशन स्पैन बहुत ही कम होता है। इनको एक ही वक्त पे टीवी भी देखना है, पढ़ना भी है, खाना भी खाना है, खेलना भी है, अंदर भी आना है, बाहर भी जाना है। इतना कम अटेंशन स्पैन होगा। अभी पढ़ रहे होंगे, हो गया। टीवी देख रहे होंगे, कार्टून लगाया होगा, हो गया। बाहर जाएंगे, थोड़ा सा खेलेंगे, कोई गेम, हो गया। अंदर आ जाएंगे, अंदर आएंगे, फिर बाहर जाएंगे। तो इस तरह से बस ये घूमते ही रहते हैं, या चाहे क्लास हो चाहे घर हो, ये बैठ नहीं सकते। और इन बच्चों की अच्छी बात यह है कि इन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इनमें बहुत एनर्जी होती है। तो आप इनकी एनर्जी को चैनलाइज करके इनसे कुछ भी चीज करवा सकते हैं। आप इनको कुछ याद करने के लिए दीजिए, आप इनको पेंटिंग करवा सकते हैं, किसी कंपटीशन में ला सकते हैं, रेस में आप इनको दौड़ा सकते हैं, क्योंकि इनकी सिर्फ एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये उस एनर्जी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज, बस जब आप इसको करवाएंगे तो ये बच्चे शांत हो जाते हैं।
और जब ये बच्चे शांत हो जाएंगे तभी ये आपकी बात को सुनेंगे, नहीं तो ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर क्लास में है तो अभी आगे, कभी पीछे, कभी अंदर, कभी बाहर, और इनका अटेंशन स्पैन इतना कम होता है कि इनको समझ ही नहीं आती है कि हम कर क्या रहे हैं। कई बार ये कहीं से भी जंप कर देंगे, इनको इस बात का भी एहसास नहीं होता कि हमें कहीं से लग सकती है। अगर हम यहाँ से टेबल से या सोफे से या डेस्क से हम जंप कर रहे हैं तो हमें कहीं लग सकती है। इनको इस बात की भी कोई फिक्र नहीं होती है, क्योंकि इनका अटेंशन स्पैन ही इतना कम है, ये उस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम यहाँ से जंप कर रहे हैं तो हमें लगेगी, ये इतना सोचते ही नहीं है। तो अच्छी बात फिर से इस बिहेवियर की ये है कि इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। आप इनकी एनर्जी को कहीं चैनलाइज करके, कहीं लगा के, यूज करके आप इनसे बहुत सी चीजें जो है करवा सकते हैं। और जब ये उस एनर्जी को यूज करके शांत होते हैं तो ये आपकी बात सुन सकते हैं। तो इन बच्चों को पहचानना भी बहुत इजी होता है। नेक्स्ट हमारी क्लास में जो बिहेवियर है वो है फिजिकल डिसऑर्डर। फिजिकल डिसऑर्डर मीन्स कि फिजिकली बच्चे को जब कोई डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी होती है, उसे जैसे सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, या वो चल नहीं पा रहा, या उसके जो हाथ हैं वो प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा है, किसी चीज को कॉपी नहीं कर पा रहा है, फिजिकली जब उसको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह की जो बिहेवियर है वो भी क्लास में हमें डिस्कवर करने पड़ते हैं। और उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करके, ऑब्जर्व करके, उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो करना पड़ता है। तो ये जो फिजिकल डिसऑर्डर है, इसको पहचानना बहुत इजी है। आप इसको सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी फिजिकल डिसऑर्डर को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट बिहेवियर हमारे पास जो है वो है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जी हाँ, सेंसरी जो हमारी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, जो 5 हमारी 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमारी, जिनको 5 सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं, ये जो डिसऑर्डर है वो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक तरह से ऑर्डर देते हैं और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स उसी तरह से काम करते हैं। लेकिन ये जो डिसऑर्डर है, इसमें जो आपके स्टूडेंट्स या जो आपका बच्चा है, उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसको ऑर्डर तो दे रहे हैं, लेकिन कई बार वो उस ऑर्डर को ही समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसकी यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है, उसकी सेंसेस की जो प्रोसेसिंग है उसी में प्रॉब्लम है, वो उस चीज को समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं इनकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं। जैसे मान लीजिए दौड़ रहे हैं तो दौड़ते दौड़ते गिर जाएंगे, पेंसिल पकड़ी है तो वो हाथ से छूट जाए, क्योंकि इन चीजों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अपनी इनका जो इनकी सेंसेस हैं, वो जो इनको ऑर्डर दे रहे हैं, ये उसको कैचअप नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों की पहचान ये है कि ये बच्चे, इन बच्चों के लिए छोटा काम भी बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रश करना। अब आप सोचेंगे कि ब्रश करना भी किसी बच्चे के लिए मुश्किल काम है। जी हाँ, कॉम्ब करना, अपने बालों को संवारना, इनके लिए बहुत मुश्किल है। तस्मे बांधना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समझिए कि इनकी जो सेंसेस हैं, वो जो ऑर्डर इनका जो ब्रेन से आ रहा है, ये उसी का जो प्रोसेस है उसी में डिसऑर्डर है, उसी को ये वहीं पे मैच नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर तो आ रहा है लेकिन ये उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये कर कुछ रही है, करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रही है। तो इस तरह का बिहेवियर भी हमारी क्लास में पाया जाता है। इन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम गंदे हैं, इन बच्चों को ब्रश करना पसंद नहीं है, कंघी करना पसंद नहीं है, शर्ट के बटन खुले हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन्हें वो बहुत ही मुश्किल काम लगता है और उनको पसंद भी नहीं होता वो सब करना, क्योंकि ये उस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ऑर्डर तो आ रहा है लेकिन वो प्रोसेसिंग में ही डिसऑर्डर है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा ब्रेन क्या ऑर्डर दे रहा है। गंदे हैं तो गंदे, नाखून बड़े हैं तो बड़े हैं, बाल नहीं कटे हैं तो नहीं कटे हैं, कुछ खाया है मुंह पे लगा है तो लगा है, उसको साफ, ठीक है लगा है। इनको इस तरह से कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी सेंसरी जो है, इनकी सेंसेस जो है वो ही प्रॉपर काम नहीं कर रही है। उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है वो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर।
स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। आपने अपनी क्लास में जरूर ऐसे बच्चे देखे होंगे, जब आप उनसे बोलते हैं कि सुनाइए, क्वेश्चन सुनाइए, तो वो पहला ही वर्ड 4 बार दोहरा देंगे, द द, इस तरह से पहला ही वर्ड 4 बार दोहरा दिया। ऐसे बच्चों को ये भी एक तरह का बिहेवियर डिसऑर्डर है। ऐसे बच्चों को एक्चुअली स्पीच में प्रॉब्लम आती है, वो लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, वो उनको समझ ही नहीं आती कि हमने बोलना कैसे है। यहाँ तक तो समझ आ रही है उनको कि बोलना, पर वो बोल नहीं पा रहे होते हैं कि एक्चुअली आप कौन सा वर्ड बोले। उनको स्पीच की प्रॉब्लम होती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा वर्ड। और कई बार उनको लैंग्वेज समझने में भी प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपने एक वर्ड पढ़ाया है कुक, तो वो उसको सीख के ही पढ़ रहे हैं, उनको बीच में वो ओ की समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम है, उनको बोलने में प्रॉब्लम है, उनको लैंग्वेज में किस तरह से बोला जाता है यही प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चे भी पहचानना जो है बहुत ही इजी है। तो इन बच्चों की भी मुश्किल बात ये है कि ये जब इनकी स्पीच में प्रॉब्लम है, तो मुश्किल बात इनकी है कि इनको स्पीच जो है, जो उनकी बोली है, जो उनको बोलना सिखाना है, वो थोड़ा सा टफ इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके हो सकता है कि इनकी वोकल में या सेंसेस में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो। आमतौर पे ये जो बच्चे हैं ये लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, और वहीं से ये बच्चे जो हैं वो पहचाने जा सकते हैं। ऐसे बच्चे सुना नहीं पाते, आप उनको लिखने के लिए देंगे तो वो हो सकता है कि चीजों को लिख लें, क्योंकि इनके सेंसेस जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो वो सुना नहीं पाते हैं। उनको स्पीच में प्रॉब्लम है, एक्चुअली वो बोल नहीं पाते हैं कि कौन सा वर्ड कैसे बोलना है, वो भूल जाते हैं। तो कई बार हम इसमें जब लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, तो कुछ बच्चे हमने देखा होता है कि वो टेबल जो है वो लिख लेते हैं, वर्ड जो है लिख लेते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच देंगे वो लिख लेते हैं, वो किसी तरह से लिख लेंगे, लेकिन जब उनको स्पीच जब बोलने की बात आती है तो वो नहीं बोल पाते हैं। तो हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो टेबल बना के लिख लेते हैं, गिन के लिख लेते हैं, वो नहीं, वो डिफरेंट बिहेवियर है। वो तो उस चीज को वो जैसे टू का लिखना है तो उनको मालूम है कि किस तरह से इसको डबल करते जाना है, वो अलग बिहेवियर है। पर ये जो बिहेवियर है, इस तरह का बिहेवियर भी हमारी क्लास में जो है वो पाया जाता है, क्योंकि उनको सुनाना बोलना ही नहीं आ रहा है। ऐसे बच्चे इस तरह से भी पहचाने जा सकते हैं कि वो बोलने में शर्म करेंगे, स्टेज पे तो जाएंगे ही नहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल काम है स्टेज पे बोलना, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता है। ये डिफरेंट बिहेवियर्स हमारी क्लास में पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज जो है एक पॉइंट भूल गई, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था लर्निंग डिसेबिलिटी, इसका एक और मुश्किल पॉइंट ये है कि ये हेरिडिटी होता है। मतलब कि अगर पेरेंट्स को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो वो बच्चे जो है वो भी उसमें भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा ये डिफरेंट और भी बिहेवियर हमारी क्लास में पाए जाते हैं, लेकिन ये एक ब्रॉड कैटेगरी है। इस वीडियो को आज मेरा बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि कम से कम हम जो टीचर्स हैं, हम इस चीज के बारे में कम से कम अवेयर हों कि हमारी क्लास में डिफरेंट क्लास बिहेवियर्स कौन कौन से हो सकते हैं, और उनको समझ के हम जितना अपने लेवल पे कर सकें हम उन बच्चों की हेल्प करें। अगर हमें यही नॉलेज नहीं होगी कि इस डिफरेंट क्लास बिहेवियर है कौन से हैं, तो हम उसके बारे में स्टडी ही क्या करेंगे। अब अगर हमें पता है कि हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी भी एक बिहेवियर है, इमोशनली डिस्टर्बेंस भी एक बिहेवियर है, ऑटिज्म एक है, ADHD है, तो उन्हीं बच्चों को हम उसी तरह से उन बिहेवियर्स के साथ हम डील कर सकते हैं। जब हमें प्रॉब्लम ही पता नहीं होगी तो हम उसका सोल्यूशन क्या देंगे, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम पता होगी कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो हम उसके सोल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज शायद आपके दिमाग में और आएगी कि ठीक है, अब पता तो चल गया हमें ये डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, अब इनको ठीक कैसे करें, अब इसके साथ करना क्या है। अब इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो टीचर अपने लेवल पे इसको डिस्कवर करे, ढूंढे, टेक्निक्स देखे, और जितना उससे हो सकता है। हाँ, हम एक नॉर्मल क्लास में इन सभी बिहेवियर्स को देखना बहुत मुश्किल है, और हो सकता है इनमें से एक ही बिहेवियर आपकी क्लास में हो, और हो सकता है एक भी ना हो। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपकी क्लास में पाए जाएंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी की जब से बात होती है तो 5 में से 1 बच्चा जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है, क्योंकि ये डिस्कवर नहीं हो पा रही है। जैसे मैंने पहले कहा, इसको ढूंढना मुश्किल है, इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इस बाकी जो बिहेवियर्स हैं उसके लिए हमें डिफरेंट डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ कहूंगी कि जो मदर है
उससे अच्छा साइकोलॉजिस्ट, उससे अच्छा डॉक्टर अपने बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए मदर को अवेयर करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरह की डिसेबिलिटीज जो है वो पाई जाती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, तो आपने उसको ऑब्जर्व करना है। माँ जो है उसको ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्वेशन जो मदर की है वो अपने बच्चे के लिए बहुत, माँ जो है उसकी ऑब्जर्वेशन किसी डॉक्टर से भी कम नहीं होती। लेकिन जब माँ को अवेयर होगी इन चीजों के बारे में, तो अभी वो अपने बच्चों को भी ऑब्जर्व कर पाएगी। तो इस तरह से इस वीडियो से हमें ये डिफरेंट बिहेवियर जो था उसको समझने का एक यहाँ पे मैंने एक कोशिश की है। बल्कि ये जो डिफरेंट जो एरियाज हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे आज सिर्फ 10 जो आपको बिहेवियर्स भी दिखाए, ये बहुत ही अपने आप में वर्स्ट एरियाज हैं। इनकी जो स्टडी है, इनका जो रिसर्च है, बहुत ही वास्ट एरिया है। और अब जो है धीरे धीरे जो इसकी अवेयरनेस जो है वो आ रही है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।